चंबल कल वायदा का टॉप लूजर भी था भाई। मानस का सेल कॉल बढ़िया प्ले हुआ। 3% का दबाव था वायदा में और आज फिर बिकवाली करने का कॉल और आज तैयारी हो रही है स्टॉक की 294 तक जाने की और चाहे तो 300 का पुट भी लिया जा सकता है चंबल फर्टिलाइजर का। कविता जी गुड मॉर्निंग। कविता जी आज का प्रिफर्ड ट्रेड। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल, आज का प्रेफर्ड ट्रेड है डालमिया भारत। डालमिया भारत इज लाइक लास्ट 7-8 डेज से हम देख रहे हैं अपने 20 डेमा और 10 डेमा पर कंसोलिडेट करता हुआ दिखा है। कल के ट्रेडिंग सेशन में मैकडी पर एक पॉजिटिव सिग्नल आया है, सो आई बिलीव आज ये फर्दर एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा। ऑन अ वीकली चार्ट टू काफी अच्छे से प्लेस्ड है। इवन ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम इसने एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन डेवलप किया है। सो आई बिलीव ये फर्दर एक्सटेंड होगा 1906 1910 के लेवल्स के लिए। आपको डालमिया भारत पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। 1870 का एक स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। वेर इज ये बाय रिकमेंडेशन तब तक हम होल्ड करेंगे जब तक निफ्टी पर भी हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स बने हुए हैं। इज लाइक 18,340 18,300 के लेवल्स के ऊपर हम मेंटेन हैं। तो कीपिंग दैट इन माइंड ये बाय ट्रेड तब तक हम जोन में रखेंगे एंड कीप स्टॉप लॉस ऑफ द 1870। डालमिया भारत में खरीदारी करने का कॉल 1910 तक के इवेंचुअल टारगेट्स के लिए। अमित जी गुड मॉर्निंग। अमित जी आप भी बीका जी लव करते हैं क्या? जी। एकदम अमित जी बोलने का एकदम से क्लिक करा। अमित जी आज का स्टॉक पिक क्या है भाई? जी जी। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, मुझे एफएमसीजी सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है। अगर एफएमसीजी सेक्टर का अगर हम एक ब्रेकआउट और रिटेस्ट रजिस्टर हुआ है। कल की जो एफएमसीजी इंडेक्स की जो कैंडल है दैट इज क्वाइट अ बुलिश कैंडल जो 10 डेमा के ऊपर जाके बंद हुई है। एक ब्रेकआउट रिटेस्ट का ट्रेड पूरे इंडेक्स में बन रहा है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में निफ्टी एफएमसीजी विल आउट परफॉर्म। तो इसी सेक्टर से मुझे एचयूएल का चार्ट काफी अच्छा लग रहा है। एचयूएल में हमने देखा कि लास्ट वीक थर्सडे और फ्राइडे को इसने एक रेस्ट लिया अपने 20 डेमा पे और कल हमने एक बुलिश कैंडल देखी जो कि लगभग अपने 10 डेमा के ऊपर जाके कन्विंसिंगली क्लोज हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है एचयूएल में मोमेंटम रहेगा। इसके टारगेट्स रहेंगे 2785 के और स्टॉप लॉस रहेगा 2680 रुपए का। एक्चुअली अगर आप देखें आपकी आज की बाय कॉल है और जैसे कि मैं कह रहा था कि 3 स्टॉक जिनका पूरा समर्थन निफ्टी को मिला था वो था इसमें एचयूएल, रिलायंस और एक एचडीएफसी। कल एचयूएल 2718 की रेंज में क्लोज हुआ है, याद रखिएगा। मैं इनफैक्ट थोड़ा सा अपने डेटा को यहाँ फिल्टर कर लूँ। एचयूएल का 2718 का क्लोज ये इनफैक्ट CY20 का हाईएस्ट लेवल था आशीष। पर एफएमसीजी में इतनी अच्छी स्ट्रेंथ है कि पूछिए मत कि प्रमोटर भी माल बेचने आ रहे हैं अब, है ना। उस पर बात करेंगे कुछ देर में, लेकिन हमारे साथ राजेश पाल भी एक्सिस सिक्योरिटी से जुड़े हैं। राजेश जी गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कन्विक्शन कॉल। गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। कन्विक्शन कॉल रहेगा फाइनेंशियल से और उसमें एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पे बाय करने की सलाह रहेगी। कल हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में एक अच्छा मोमेंटम बना था और कल एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का भी सेटअप देखें तो एक 2 दिन के करेक्टिव मूव के बाद कल एक वापस यहाँ पे बाइंग एक्शन कल अच्छा बनते हुए दिखा है। स्टॉक 400 रुपए के ऊपर कंटिन्यूस बेसिस पे होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का मोमेंटम आज कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। फ्यूचर्स बाय करने की सलाह है। अपसाइड का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम इसमें 422 रुपए से 426 रुपए तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे करीब 405 रुपए के आसपास। तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस फ्यूचर बाय करने की सलाह है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के फ्यूचर्स में खरीदारी करने का कॉल। लेवल स्क्रीन पर आ जाएंगे। इस बीच जियोजीत से गौरांग सर जुड़ते हुए। गौरांग सर सुप्रभात। गौरांग सर आज का प्रेफर्ड आइडिया फंडामेंटली कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है आप लोग को? धन्यवाद आशीष आपका और आप सभी को शुभकामनाएं हमारे तरफ से। फाइनेंस और बैंकिंग काफी इंटरेस्टिंग सेक्टर लगता है हमें, क्षेत्र लगता है। और उसी विचारधारा के आधार पर अगर मुझे कोई एक छोटी निजी क्षेत्र की बैंक को पसंद करना हो तो 136 के आसपास मेरे ख्याल से कल फेडरल बैंक का क्लोजिंग आया था, बंद हुआ तब भाव 136 के आसपास था। और जो नतीजे पिछले तिमाही के आए और उसके आधार पर जो टिप्पणियां मैनेजमेंट ने करी है आशीष,
हमें लग रहा है कि आने वाले नतीजे काफी सकारात्मक आएंगे और उसका एक बेहतरीन रुझान आपको आंकड़ों पे दर्शाता हुआ नजर आएगा। अगर थोड़ी विचारधारा लंबी अवधि की है तो यहां से नीचे के तरफ के दायरे कम, और अगर आप मुझे लक्ष्य पूछ रहे हैं तो लक्ष्य के रूप में मुझे लग रहा है कि कम से 175 से 180 तक के लक्ष्य आपको लंबी अवधि में बहुत ही आसानी से मिल सकते हैं। 175 180 लंबी अवधि में बहुत ही आसानी से फेडरल बैंक में मिलते हुए नजर आएंगे। ये है फंडामेंटल एक पसंदीदा स्टॉक जिन्हें इन लेवल्स पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। चलिए आज के टॉप 10 का क्विकली टॉप कॉल्स का क्विकली एक रिकैप। गाबा सर ने दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज पे खरीदारी करने की बात करी है 2640 के टारगेट्स के लिए, पर रिलायंस की बात हुई तो इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। अगर कोई ट्रेड लेने का मन हो तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी प्लीज कंसल्ट कर ले। साथ में आपको दिख रहे थे मानस ने चुना है आज फिर से चंबल फर्टिलाइजर। कल का सेल बढ़िया प्ले आउट हुआ, वायदा का टॉप लूजर बना, अभी और दबाव बचा है। 294 तक के टारगेट्स के लिए बेचने के मौके, 300 का चाहे तो पुट भी खरीद सकते हैं। फेडरल बैंक, यह है गौरांग साहब की सबसे प्रेफर्ड फंडामेंटल पिक। लंबी अवधि में आसानी से 175 180 तक जाने का दमखम। कविता जी ने दालमिया भारत पे दाव लगाया है, खरीदारी करने का कॉल है और शायद 1910 ये टारगेट्स प्लेट फ्लिप करिए, 1910 के टारगेट्स कविता जी को नजर आते हैं। अमित ने HUL पे दाव लगाया है। FMCG उनका मानना है स्वीट स्पॉट में जा रहा है और उसकी दिग्गज कंपनी सबसे प्रेफर्ड प्लेस्ड है। 2785 तक के टारगेट्स यहां पर। और पालविया साहब ने LIC हाउसिंग फाइनेंस, इसमें खरीदारी करने का कॉल दिया है। ये हो गया आज के सारे प्रेफर्ड पिक्स। और अब आपको आपकी स्क्रीन पे वो खबरों वाले स्टॉक्स पे जाने की बारी होगी। हर्षदा भी नजर आएंगी, साथ में यतिन भी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। पहले यतिन के पास जा रहा हूं। CNBC आवाज की एक एक्सक्लूसिव, जो वीरू ने बात छेड़ी थी FMCG इतना स्वीट स्पॉट पे कि प्रमोटर्स माल छोड़ रहे हैं, यतिन के पास पूरी डिटेल्स एक्सक्लूसिव। यतिन हाय, गुड मॉर्निंग, क्या पिकअप किया आपने? गुड मॉर्निंग। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमको ये खबर आ रही है कि डाबर में आज एक ब्लॉक डील हो सकती है जिसमें प्रमोटर्स अपना एक छोटा हिस्सा बेच सकते हैं। ऑब्वियसली अगर हम ब्लॉक डील की वैल्यू की बात करें तो करीब $100 मिलियन यानी 800 करोड़ रुपए के शेयर्स शायद प्रमोटर्स बेचने की इच्छा कर रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन जो है प्रमोटर्स के लिए मैनेज कर रहा है और येस्टरडे के क्लोज से 2 से 4% तक का डिस्काउंट आपको यहाँ ब्लॉक डील में ऑफर किया जा सकता है, ऐसा सूत्र हमको जानकारी दे रहे हैं। ऑब्वियसली ये साफ अभी तक नहीं है कि प्रमोटर्स टिपिकली इस धनराशि का क्या करेंगे, किस हिसाब से यहाँ निवेश होगा या किस हिसाब से वो अपनी लिक्विडिटी मैनेज करना चाहते हैं। लेकिन करंटली लगभग 67.4% हिस्सा जो है वो प्रमोटर्स के पास है और कहीं ना कहीं एक छोटा हिस्सा वो यहाँ मोनेटाइज करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली डाबर है, 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, तो 800 करोड़ का ब्लॉक कोई बड़ा ब्लॉक नहीं है। डिमांड ठीक ही ठाक है, ऐसा सूत्र हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन आज सुबह दिखा रहे हैं। गौरांग सर, कोई आइडिया ये 800 करोड़ रुपए का प्रमोटर्स क्या करने वाले? ये डाबर पे व्यू क्या बन रहा है? मेरे पास भी बहुत कम जानकारी है कि 800 पहला देखिए आशीष, मैं दूसरी तिमाही में ये लागत खर्च को लेकर के और वॉल्यूम्स में डिग्रोथ को लेकर के काफी कुछ चिंताएं थी। तब भी जियोजित फाइनेंशियल्स में खरीदारी की राय बना रखी थी। FMCG क्षेत्र में खास करके डाबर, इनके पास करीबन 250 से ज्यादा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है और हर तिमाही में ये नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं और कस्टमर लॉयल्टी जिस तरीके से इनके प्रोडक्ट्स पे है वो काफी सर्वोच्चम स्तर पर है। और ये देखिए, कोई अगर प्रमोटर बेचता है या कोई बड़ा निवेशक बेचता है तो ये खबर को लेकर के छोटी अवधि में किसी भी तरह का असर आ सकता है, सकारात्मक या नकारात्मक। लेकिन इससे बुनियादी तर्क में मेरे ख्याल से कामकाज में, ये मेरी सोच और विचार रहा है, कामकाज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कुछ कारणवश बेचते होंगे हिस्सेदारी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, FMCG क्षेत्र पर खरीदारी की राय है और डाबर पर भी खरीदारी की राय है लंबी अवधि के लिए। फंडामेंटली तो डाबर पे खरीदारी करने की राय। FMCG स्वीट स्पॉट में चार्ट्स वाइज ये अमित सेठ साहब ने ब्यूटीफुली हाईलाइट कर रखा है। अब होने दीजिए लार्ज ट्रेड, उसके बाद आज के स्टॉक के बिहेवियर के बाद टेक्निकल राय ले लूंगा। लेकिन ये एक बड़ी खबर आज की CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव कि डाबर के प्रमोटर्स 800 करोड़ रुपए तक की इक्विटी बेचने की तैयारी कर रहे हैं।
कल की क्लोज से 2 से 4% के डिस्काउंट पे शायद ये सौदे होते हुए नजर आए। डाबर हो गया रेडार पे। हर्षदा, इसके अलावा आज कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज? आज स्टर्लिंग एंड विल्सन भी रेडार पर रहेगा। ओएफएस के जरिए दरअसल प्रमोटर्स यहां पर कुछ स्टेक ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे। माना जा रहा है करीब करीब ये ओएफएस आएगा 270 रुपए प्रति शेयर पर। 3.5% स्टेक इनफैक्ट ऑफलोड होता हुआ दिखाई देगा और ये आज और कल यानी कि 20 और 21 दिसंबर को ओएफएस खुला रहेगा। शाहपुर जी पालनजी और खुर्शीद दारूवाला अपना कुछ हिस्सा बेचते हुए दिखाई देंगे, तो ये स्टॉक भी आज रेडार पर रखे। इसके अलावा हिंदुजा ग्लोबल बायबैक पर बोर्ड बैठक थी, अप्रूवल आ चुका है। 60 लाख शेयरों का बायबैक कंपनी करती हुई दिखाई देगी। जो कुल अमाउंट खर्च करने को तैयार है वो 1020 करोड़ का है और बायबैक करीब करीब 1700 रुपए प्रति शेयर तक होता हुआ दिखाई देगा, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा आज जस्ट डायल भी रेडार पर रहेगा, जहां पर प्रमोटर रिलायंस रिटेल कुछ 2% हिस्सा बेचते हुए दिखाई देंगे। रिलायंस रिटेल वेंचर्स जो दरअसल अच्छी खासी पोजीशन में है एज अ प्रमोटर या फिर शेयर होल्डर, उनको दरअसल कुछ स्टेक बेचना है नॉर्म्स को अडहियर करने के लिए, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को अडहियर करने के लिए, तो इसीलिए वो कुछ हिस्सा बिकता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा आईआरसीटीसी में पिछले हफ्ते हमने देखा था सरकार ने अपना कुछ हिस्सा बेचा, लेकिन रिपोर्ट से सजेस्ट कर रही है कि आईआरसीटीसी में दरअसल एलआईसी का स्टेक अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक बढ़ा है और यहाँ पर जो स्टेक पहले 5% के आसपास था वो 7.3% पर आ चुका है, यानी कि लार्ज हिस्सा जो उस पर्टिकुलर डील में खरीदा गया है, सरकार ने जो स्टेक ऑफलोड किया, अनुमान यही है कि एलआईसी ने दरअसल वो स्टेक खरीदा, तो वो फिलहाल एक स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा एविएशन कंपनियों पर भी, क्योंकि कल दोपहर से हमने देखा था काफ़ी मोमेंटम लौटता हुआ दिखाई दिया था। इंटरग्लोब एविएशन में अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी और 11 महीने में घरेलू एयर पैसेंजर ट्रैफिक का जो आंकड़ा आया है उसमें हमने देखा है करीब 52% तक की वृद्धि है, लेकिन नवंबर महीने अकेले अगर आप देखेंगे तो वहां पर करीब करीब 11% तक का इजाफा देखने को मिला है। मार्केट शेयर 55.5% के आसपास इंडिगो का है। स्पाइस जेट का जो 7.3 था वो हल्का सा बढ़ा है, 7.5% पर आया और जो दूसरे इनकमेंट प्लेयर्स है, चाहे वो आपका विस्तारा देखिए, वहां पर स्टेबिलिटी है, 9.3% का मार्केट शेयर। एयर इंडिया का मार्केट शेयर फ्लैट है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं, 9% के आसपास वो खड़ा है। कुछ बोर्ड बैठकें हैं, उस पर मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। परसों यानी कि 22 दिसंबर को रैमको सिस्टम्स की बोर्ड बैठक है फंड रेस को लेकर, तो वो स्टॉक आप ध्यान में रखेंगे। और आईआरबी इंफ्रा की भी बोर्ड मीट होने वाली है अगले साल Jan 4 को और ये स्टॉक स्प्लिट कंसिडर करेंगे उस बोर्ड बैठक में। ये इंडिगो की टाइमिंग कुछ खराब हुई है क्या हर्षा? और इनका जो लेट हो रही है, जो ओटीपी बोलते हैं ऑन टाइम जो परफॉर्मेंस होता है वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दिया कंपनी। आपका वाला डेटा जो है वो अगले दिसंबर की रीडिंग में आएगा, नवंबर की रीडिंग में नहीं आएगा ना। अरे पूरा का पूरा दिल्ली एयरपोर्ट आपका इंडिगो से पटा पड़ा है भाई साहब। जहाँ तक देखो इंडिगो की एयरक्राफ्ट थोड़ी बहुत तो 50% ज्यादा और इंडिगो इनफैक्ट अपना शेड्यूल भी बढ़ा रहा है, विंटर शेड्यूल कुछ और उड़ाने जोड़ रहा है। अच्छा, इस सबसे याद आया एक वो जो वीडियो जरा स्क्रीन पे दिखाइएगा। वो कहते हैं ना, फुटबॉल इज नॉट जस्ट अ गेम बट एन इमोशन। वो आपको स्क्रीन पे नजर आएगा, नहीं दिखाएंगे क्या डायरेक्टर साहब? ये देखिए, ये लियोनेल मेसी साहब का कटआउट पानी के अंदर। ये आप गई थी पानी में, लियोनेल मेसी दिखे थे आपको पानी के अंदर? ये केरला में इनफैक्ट या लक्षद्वीप के ब्लॉगर ने किया है, हाँ उधर इन्होंने डाला है। अब वही, अब एक्चुअली हमारे ग्रुप में यही बात हो रही थी कि अगली बारी फिर लक्षद्वीप चलेंगे मेसी को देखने। मैं बताऊं, केरला में आशीष इस कोने से लेके उस कोने तक, समंदर के किनारे से लेकर पहाड़ तक, हर जगह मेसी के कटआउट्स लगे थे। वहां पे क्या था, हर 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ना एक गैदरिंग थी, उसमें कटआउट्स लगे हुए थे। उसमें अगर आप देखें बिग स्क्रीन से मैच दिखाया जा रहा था। गजब दीवानगी थी केरला में। वो तो हमारे यहाँ क्या, हमारी तहजीब का हिस्सा है कि हम किसी को पैर नहीं लगाते, नहीं तो हम फुटबॉल में छा जाते। हमारी आदत है एक दूसरे की टांग खींचने की, इसलिए कबड्डी में हम चैंपियन थे। ये जो हर्षदा ने स्टॉक्स बताए ना बहुत सारे, उनमें से एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स पे बातचीत कर ली जाए। आईआरसीटीसी, गौरांग सर, अब तो क्लैरिटी आ रही है। जो 2.5% ओएफएस था, 2.5% ग्रीन शू लेके सरकार ने 5% बेचा। शायद लाजली एलआईसी ने ही वो सब्सक्राइब करा है।
इनका जो शेयर होल्डिंग है 5 से बढ़कर 7.25% पे पहुंच गई। तो यानी कि बाकी इंस्टीट्यूशन से ज्यादा डिमांड आईआरसीटीसी को लेकर आ नहीं रही है और ये ओएफएस भाव के नीचे भी स्लिप हो चुका है स्टॉक। कैसा प्लेस्ड है? आप लोग खरीद रहे हो आईआरसीटीसी को या नहीं? देखिए आशीष, जब आईपीओ आया था तब आईपीओ नोट द्वारा खरीदारी की राय थी और हमने कई बार आईआरसीटीसी के ऊपर खरीदारी की राय दी है और मेरे ख्याल से ये एकमात्र ऐसा स्टॉक है भारतीय रेल से जुड़ा हुआ जो बहुत सारा कामकाज करता है भारतीय रेल के लिए। और जब सरकार ने और रेल मंत्रालय ने बहुत ही भारी मात्रा में वंदे भारत ट्रेन्स नई चलाने की बात की है और ऑलरेडी काफी सारी वंदे भारत ट्रेन्स का इंट्रोडक्शन हो गया है, उसके साथ साथ बाकी जो परिस्थिति है भारतीय रेल की वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से सुधर रही है। और मैं ये मानता हूं कि अगर टिकटिंग को छोड़ करके कि आप देखें आशीष, तो बहुत सारा कामकाज आईआरसीटीसी करती है। वो खरीदारी की तो राय बिल्कुल है, खाली एक ही है, लिस्टिंग के बाद जो तीव्र गति से चला था, मेरे ख्याल से 3000 या 4000 के आसपास भी पहुंचा था एक समय पर ये, और फिर कुछ डेवलपमेंट्स हुए और ये नीचे की तरफ के दायरे देखे हमने। लेकिन ये जो 675 680 के आसपास दाम है, मेरे ख्याल से अगर लंबी अवधि का नजरिया है और अगर आपको किसी भारतीय रेल से जुड़ी हुई कंपनी में निवेश करना है तो आईआरसीटीसी सबसे बेहतरीन स्टॉक होगा। आईआरसीटीसी याद रखिएगा। इस खबर के मद्देनजर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि चार्ट के लिए आईआरसीटीसी अब थोड़ी खराब स्थिति में है और याद रखिएगा एक रेंज और एक रेंज बेस है और वो है 667। राजेश पालवे जी, एक बार आप आईआरसीटीसी को देखिएगा, थोड़ा सा इसका वो ब्रेकडाउन लेवल क्या होगा। दूसरी बात, इसी मंच पे हमने लगभग 2 महीने पहले से रेलवे स्टॉक्स के बारे में बात करनी शुरू की थी। आरबीएनएल हो गया, उसमें रेलटेल हो गया, उसमें राइट्स हो गया, सब में एक सब्सटेंशियल मूव था। क्या आपको अब डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है क्या? अगर आप एक सीरियस पैसा बना चुके हैं, इनमें से एक एग्जिट किन किन स्टॉक से बन रहा है, थोड़ा सा ये बताइएगा प्लीज। तो विनय जी देखिए, अगर स्ट्रक्चर वाइज देखें तो वीक स्ट्रक्चर तो आईआरसीटीसी का हुआ है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन बाकी स्टॉक्स जो हमने रेलवे से रिलेटेड देखे अभी भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। हालांकि पिछले 2-3 वीक से जरूर एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग सभी स्टॉक्स में यहाँ पे बनते हुए दिखी, बीट आरबीएनएल और इकॉन हो या रेलटेल हो, सभी में हमने देखा कि एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे जरूर बनी है। बट हमें लगता है कि अभी भी इट्स टू अर्ली टू से कि यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन या रेली अब यहाँ से फिजल आउट होते हुए दिखे कि अभी भी आरबीएनएल, रेलटेल और इकॉन, इनके स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। तो हमें लगता है कि स्ट्रेटेजी ये होगी कि अब स्टॉप लॉस को हायर साइड पे ट्रेल कर ले। आरबीएनएल को अगर हम एक्सप्लेन करें तो यहाँ पे 67 का स्टॉप लॉस ट्रेल करके रखे, इसके नीचे फिसलता है तो एग्जिट ले। रेलटेल में स्टॉप लॉस अब जो होगा वो करीब होगा 128 के आसपास। लेकिन आईआरसीटीसी का स्ट्रक्चर अभी वीक है और हमें लगता है जिस तरीके से यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर बना है, यहाँ थोड़ी वीकनेस हमें लगता है नियर टर्म में देखने को मिल सकती है। 660 इसके लिए एक इमीडिएट मल्टीपल सपोर्ट एरिया है जिसके आसपास ही अब स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर ये इसके नीचे फिसलता है तो हमें लगता है थोड़ा और सप्लाई यहाँ एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, जो कि स्टॉक को फिर 630 620 की तरफ भी नीचे की तरफ लेके जा सकता है। तो अगर कंपेयर करें सारे स्टॉक्स में तो आईआरसीटीसी एक वीक स्ट्रक्चर है, लेकिन अभी 660 इसका एक मल्टीपल सपोर्ट एरिया है, उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ शॉर्ट तो नहीं करना है, थोड़ा वेट करेंगे 660 को किस तरीके से ये प्ले आउट करता है लेवल को, उसके बाद यहाँ पे हमें रिव्यू करना होगा। रेलवे स्टॉक्स की बात हुई तो फिर एक सेक्टर और टच अपॉन करना जरूरी है। अभी सुबह हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि आईटी के लिए बहुत दिक्कतें हैं, नैस्डैक किस तरह से वीकली पॉइज्ड है, दिख रहा था कल इन्फोसिस टीसीएस प्रेशर में। मानस, आईटी इंडेक्स स्टडी करा क्या? स्टॉक स्पेसिफिक छोड़ देता हूं, इंडेक्स कैसा प्लेस्ड है? देखिए आईटी इंडेक्स अभी भी दिक्कत में लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम क्लियरली दिख रहे हैं। अभी जो एक सपोर्ट था मेरे ख्याल से 28,700 के आसपास, उसको इंडेक्स ने ब्रीच किया है, उसके नीचे फिसला है। आई थिंक अभी वेट करना बेहतर रहेगा। खरीदारी करेंगे केवल 29,000 के ऊपर जब अगर सस्टेन करेगा आईटी इंडेक्स, तभी यहाँ पर खरीदारी करेंगे। अदरवाइज ये डाउन ट्रेंड हो सकता है कि कंटिन्यू रहे। और अगर आप लार्ज कैप स्टॉक में देख लीजिए तो बहुत सारे इन्फी, टीसीएस जैसे स्टॉक चार्ट पे अभी भी वीक लग रहे हैं। तो आई थिंक अभी इंतजार करना बेहतर है, शायद हमें लोअर लेवल्स आईटी इंडेक्स में देखने को मिलेगा। लोअर लेवल्स यहां से और आईटी इंडेक्स में देखने को मिलेंगे, यानी कि आईटी दिग्गजों में फिर इसका मतलब है थोड़ा सा प्रेशर और माउंट हो सकता है। थोड़ा सा कॉशियस रहिए अभी भी इस स्पेस को लेकर। बाकी स्टॉक्स पे आता हूं जो हर्षद ने मेंशन करे थे। पहले यतिन के पास वापस चला जाए और जान लिया जाए ब्रोकरेजेस के रडार पे आज कौन कौन से स्टॉक्स हैं या कौन सी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं।
देखिए आशीष, जहाँ तक कि ब्रोकरेजेस का सवाल है, यहाँ आपको दिखेगा टेलीकॉम पे आज फोकस, क्योंकि जो सब्सक्राइबर डेटा आया है उसके बाद अगर हम बात करें जेफरीज की, तो इनको लगता है कि सब्सक्राइबर डेटा ठीक ही है, नंबर पोर्टेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस दिख रहा है, इसलिए चर्न है ओवरऑल इंडस्ट्री में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये है कि आगे चलते हुए 5G एक बड़ा ट्रिगर है, और इनको लगता है कि हर Q4 में अगले 3-4 सालों तक आपको 10% की टैरिफ हाइक दिखाई पड़ेगी टेलीकॉम कंपनीज में। कहीं ना कहीं ये अजम्पशन पे वो यहाँ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इनकी बाय रेटिंग है रिलायंस इंडस्ट्रीज पे 3100 का टारगेट है, और होल्ड रेटिंग है भारतीय एयरटेल पे 855 का टारगेट है। दूसरा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो है वो है नोमुरा का, JSW स्टील पे इनकी यहाँ बिकवाली की सलाह है, रिड्यूस रेटिंग है 570 के टारगेट के साथ। ऑब्वियसली करंट मार्केट प्राइस से दिखेगा आपको कि 200 रुपए की लगभग डाउनसाइड उनको दिखती है, क्योंकि इनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो दोलवी ऑपरेशंस है यहाँ आपको ऑब्वियसली कॉस्ट सेविंग्स तो दिखेंगी, लेकिन जो वीकनेस है स्टील प्राइसेस में उसको लेके वो चिंतित है। ओके, ये रखिए स्टॉक्स रेडार पे। कुछ इंपॉर्टेंट और जो हर्षद ने स्टॉक्स मेंशन करे थे उनकी भी चर्चा कर लेता हूँ। ये ब्रोकरेज रेडार जो प्रेफर्ड आइडियाज थे, सबसे अच्छी रिपोर्ट जो थी वो यतिन ने आपके लिए मेंशन कर दी है। कविता जी, इंटरग्लोब एविएशन कल वाकई हर्षदा मेंशन कर रही थी कल दोपहर से हरकत में, कल क्लोज होते होते बढ़िया मूव्स एंजॉय करे। नवंबर का पैसेंजर डेटा बहुत स्ट्रांग आया इन कंपनीज के लिए। ये बात अलग है इनका थोड़ा सा मार्केट शेयर लूज हुआ, लेकिन चार्ट्स पे कैसा स्टैक्ड अप इंटरग्लोब नजर आता है? या सो चार्ट्स भी काफी पॉजिटिवली प्लेस्ड है। इट्स लाइक आप देखिए 20 डेमा से इसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश इनगल्फिंग फॉर्मेशन बनाया है। द लास्ट 2 कैंडल्स काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन दिखा है। इवन ऑन इंडिकेटर जब हम RSI देख रहे हैं तो वो पॉजिटिवली प्लेस्ड है, मूविंग अपवर्ड। सो 2027 के लेवल्स पर फिलहाल है। मुझे लगता है इमीडिएट हाईज जो इस काउंटर के हैं वो है 2061 के। सो 2061 एंड फर्दर 2090 के लेवल्स की तरफ ये काउंटर बढ़ता हुआ दिख सकता है, अंटिल ये अपने 20 डेमा को संभाले हुए है, दैट इज 1960 के लेवल्स को। इस पर एक बाइंग अप्रोच रखी जा सकती है। इंट्राडे के लिहाज से मुझे लगता है 2010 के स्टॉप लॉस से फर्दर इसे बाय किया जा सकता है और 2060 एंड 2090 के लेवल्स के लिए। जी हाँ, 2090 के लिए अगर आप देखें आप इसे ले सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट प्लेसमेंट है। कल आशीष इनफैक्ट जब रिलायंस ने वो फीफा वर्ल्ड कप के अगर आप देखें जो आंकड़े जारी किए, कितने लोगों ने देखा? फाइनल लगभग 3.5 करोड़ लोगों ने देखा। अच्छा, इस बार क्या था? मैं खुद अगर आप देखें उस वक्त कैब से आ रहा था कहीं पर, मैच आप देख रहे हैं कैब में बैठकर, है ना? मोबिलिटी अगर आप देखें कितना, ये डेटा कल का इतना स्ट्रॉन्ग था कि फर्स्ट टाइम डिजिटल ने अगर आप देखें टीवी को क्रॉस कर दिया। इतने बड़े अच्छी बात ये थी कि इस बार वेबसाइट पे जाइए, फ्री स्क्रीनिंग थी वहाँ पे, आप वेबसाइट खोलिए, लिंक खोलिए और शुरू जाइए मैच देखना कहीं पर भी। और यही कारण था अगर आप देखें कल इनफैक्ट आप जरा रिलायंस का इंटरडे चार्ट लेके आइए एक बार जरा प्लीज। और एग्जैक्टली मेरे ख्याल से 1:30-2 बजे के आसपास, नहीं 7 बजे के आसपास वो डेटा आया था। उसके बाद देखिए एग्जैक्टली स्टॉक अगेन देखिए, मैं सिर्फ यहाँ पर डेटा बता रहा हूँ। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में, लेकिन दोनों टेलीकॉम स्टॉक्स बोथ भारतीय एयरटेल और रिलायंस कल डे हाई की ट्रेजेक्टरी में जाके बंद हुए थे। आई थिंक ये डेटा, ये इवेंट और ये इवेंट का डेटा बहुत कुछ रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि अब सारे अगर आप देखें जितने मैचेस हैं आगे जाकर उनके, हम कहते थे डिजिटल राइट्स इतने महंगे क्यों बिके, इसलिए बिके थे इतने महंगे। गजब था। ठीक है, रिलायंस में तो खैर बात हो ही गई है।